Mr. A insures his house worth rupees 10 crores with two insurers, HDFC for rupees 7.50 crores and Bajaj Allianz for rupees 7.50 crores. क्लियर? यानी कि मिस्टर ए हैं, उन्होंने अपने 10 करोड़ के घर का जो इंश्योरेंस है वो दो कंपनी से लिया है, 7.5 करोड़ का HDFC से लिया है और 7.5 करोड़ का बजाज एलियांस से लिया है। क्लियर? द एक्चुअल लॉस ऑफ हाउस डिस्ट्रॉयड इज ₹7 करोड़। अचानक से किसी वजह से समझ लीजिए कि उनका जो हाउस है वो डिस्ट्रॉय हो गया और 7 करोड़ का उनका जो है नुकसान हुआ है। तो नाउ मिस्टर ए कैन क्लेम फुल लॉस ऑफ ₹7 करोड़ आइदर फ्रॉम HDFC और बजाज एलियांस और प्रोपोर्शनली ₹3.5 करोड़ फ्रॉम ईच ऑफ देम। तो अब मिस्टर ए के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे पूरा 7 करोड़ जो है, जो 7 करोड़ का नुकसान हुआ है वो 7 करोड़ पूरा चाहे HDFC से ले ले, चाहे बजाज एलियांस से ले ले, या फिर जो है वो प्रोपोर्शनेट कर लें, यानी कि 3.5 करोड़ HDFC से ले, 3.5 करोड़ बजाज एलियांस से लें। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जो है इस सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ यूबेरमे फिदेई। क्लियर? तो कौन सा इसमें जो है यहाँ पर प्रिंसिपल एप्लीकेशन होगा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का? प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस बिजनेस में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी कि जो इंश्योरर है और इंश्योर्ड है, जो पॉलिसी होल्डर है और जो इंश्योरेंस कंपनी है, उनके लिए कुछ रूल्स ऑफ एक्शंस होते हैं या फिर रूल ऑफ कंडक्ट होता है जो कि उनको अडॉप्ट करना होता है जब भी वो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं। तो किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो इंश्योरर होते हैं और इंश्योर्ड होते हैं, उनको 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, 7 रूल ऑफ कंडक्ट है, 7 रूल ऑफ एक्शन है जिसको फॉलो करना होता है। कौन कौन से है? पहला है अटमोस्ट गुड फेथ, दूसरा है प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, तीसरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, चौथा है इंडेमनिटी, पांचवा है सबरोगेशन, छठा है कंट्रीब्यूशन एंड सेवंथ है लॉस मिनिमाइजेशन। तो सबसे पहले है अटमोस्ट गुड फेथ यानी कि अच्छी भावना। देखिए, किसी भी रिलेशनशिप की हो, यहाँ पर हम इंश्योरर और इंश्योर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी निजी जिंदगी में भी देखेंगे तो अगर आपका किसी से अच्छा रिलेशनशिप है और अगर आप उसमें कोई भी बात छुपाते हो, अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से या फिर अपने पेरेंट्स से कोई भी बात छुपाते हो और बाद में वो बात किसी और से पता चलती है, तो फिर वहाँ पर जो रिलेशन है वो खराब होता है। तो कहते हैं ना कि दो लोगों के बीच में कोई भी बात छुपी नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए जिससे कि रिलेशन अच्छे से चले, जिससे कि वहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी फाइट ना हो दो लोगों के बीच में। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अटमोस्ट गुड फेथ जो है पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में, यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको कोई भी बात, कोई भी चीज़ नहीं छुपानी चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड। और सिमिलरली जो इंश्योरर है, इंश्योरर को भी जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको क्लियरली मेंशन करना चाहिए और जो पॉलिसी होल्डर उसको बताना चाहिए जिससे कि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यानी कि अच्छी भावना के साथ यहाँ पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरमी फिदे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फाउंड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड शुड डिस्प्ले गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर इन रिगार्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अच्छी भावना के साथ दोनों पार्टीज को काम करना चाहिए। दोनों पार्टीज को कोई भी बात छुपानी नहीं है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पॉलिसी को लेकर वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू वॉलंटरली मेक फुल एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फैक्ट्स मटेरियल टू द रिस्क बीइंग प्रपोज। तो जिस भी पर्पज के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो उस पर्पज से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, सभी जो मटेरियल फैक्ट्स हैं उनको आपको जो वहाँ पर डिस्क्लोज करना चाहिए, वो भी वॉलंटरली यानी कि बिना पूछे हुए। एंड द इंश्योरर टू मेक क्लियर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो जो इंश्योरर की है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रहा है इंश्योरर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी टर्म्स एंड कंडीशन को कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करे और उसको बताए पॉलिसी होल्डर को। वहीं पे जो पॉलिसी होल्डर, जो इंश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहा है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली डिस्क्लोज करे किसको? इंश्योरर को। फेल्योर टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स बाय द इंश्योर्ड मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वाइडेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंश्योरर। जैसे कि सपोज करिए कि मिस्टर ए है, उन्होंने एक हेल्थ पॉलिसी ली, लेकिन मिस्टर ए स्मोक करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने छुपाई, उन्होंने पॉलिसी में इस इन्फॉर्मेशन को नहीं बताया। तो इस केस में बाद में उनको जो चल के आगे कैंसर हो जाता है, तो इस केस में जो इंश्योरेंस है वो वॉइडेबल हो जाएगा। इंश्योरेंस जो है उस पॉलिसी को वॉइडेबल कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर? क्योंकि उसने वहां पर उसने छुपाई, उसने जो है फैक्ट छुपाया। हेल्थ पॉलिसी ले रहे हो और पहले से स्मोक करते आ रहे हो, तो यानी कि आपको पहले से बीमारी होगी, तो कहीं ना कहीं ये आपने फैक्ट छुपाया है और इस वजह से जो है आपकी पॉलिसी वहां पर रद्द कर दी जाती है। तो इसीलिए अच्छी भावना के साथ, अटमोस्ट गुड फेथ के साथ और सभी फैक्ट्स को, मटेरियल फैक्ट्स को, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को वहां पर डिस्क्लोज करना चाहिए। पहला प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस यही होता है। दूसरा प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी बीमा योग्य ब्याज। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि
जो भी पर्सन किसी भी चीज़ के लिए इंश्योरेंस ले रहा है तो उसका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि उस प्रॉपर्टी से, उस चीज़ से उसकी अर्निंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी अर्निंग उससे कुछ होती नहीं है, आपका कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं और आप उसका इंश्योरेंस ले रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम पेक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पेक्यूनरी का मतलब क्या होता है कि कनेक्टेड विथ मनी और पेमेंट। तो यानी कि जो भी चीज़ का आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि उससे आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए, हो रहा हो, तभी आप जो उसका इंश्योरेंस ले सकते हैं। द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। तो जिस भी चीज़ के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें आपका जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, उससे आपको कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए। द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द थिंग और लाइफ इंश्योर्ड सो दैट ही और शी विल सफर फाइनेंशियली ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट अगेंस्ट विच ही और शी इज इंश्योर्ड। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि द ऑनर ऑफ अ वेजिटेबल कार्ट हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कार्ट बिकॉज ही इज अर्निंग मनी फ्रॉम इट। तो जो ऑनर होता है वेजिटेबल कार्ट का, यानी कि सब्जी का ठेला लगा रहे हो, तो सब्जी के ठेले के लिए अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो यानी कि वहां पर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, क्योंकि सब्जी के ठेले से आपको जो है पैसा अर्न हो रहा है, उसी से आपको जो है लाइवलीहुड चल रहा है, यानी कि आपका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है और आप उसके लिए जो है वहां पर इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहने का मतलब यही है कि जो भी जिस भी चीज के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें जो इंश्योर्ड है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उससे उसको जो है पैसा मिल रहा हो। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज इंडेमनिटी, यानी कि हानि से सुरक्षा। तो इंडेमनिटी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इट द इंश्योरर अंडरटेक्स टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर द लॉस कॉस्ट टू हिम और हर ड्यू टू डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। आपने जो है किसी प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस लिया है और उस प्रॉपर्टी को अगर जो है नुकसान हो जाता है, आग लग जाती है या फिर चोरी हो जाता है, तो जितने का भी नुकसान हुआ होगा उतने की भरपाई जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पॉलिसी होल्डर को करेगी। क्लियर? पॉलिसी होल्डर यानी कि इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी यानी कि इंश्योरर। तो इंडेमनिटी, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस अगर आपने लिया है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है तो जितने का नुकसान होगा उतने की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। द कंपनसेशन पेबल एंड द लॉस सफर्ड आर टू बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो आप जो कंपनसेशन अमाउंट होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि कितने अमाउंट का लॉस हुआ है, जितने अमाउंट का लॉस हुआ होगा उतने के अकॉर्डिंग जो वहां पर पेमेंट की जाएगी। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है और इससे क्वेश्चन भी बनता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लाइफ को आप मेजर नहीं कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ मनी। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिकॉज वन कैन नॉट एस्टिमेट द लॉस ड्यू टू डेथ ऑफ पर्सन। किसी भी पर्सन की डेथ से कितना लॉस हो सकता है इसको जो है आप एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, इसलिए जो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल है वो लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। इंडेमनिटी का मतलब समझ में आ गया? सपोज कि मिस्टर ए ने 10 लाख का जो है इंश्योरेंस रखा था अपने वेयर हाउस में रखे हुए सामान के लिए, उस सामान में से आग लग जाती है, उस सामान में से 5 लाख जो है 5 लाख रुपए तक का सामान जो है वो जल जाता है। तो अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आएगी, चेक करेगी और वो जो है मेजर करेगी कि कितने अमाउंट का नुकसान हुआ है। अगर 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है तो फिर जो इंश्योरेंस कंपनी वो 5 लाख रुपए तक का वहां पर जो है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। तो दैट इज कॉल्ड इंडेमनिटी। नेक्स्ट के जो है प्रिंसिपल दैट इज प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, यानी कि किसी भी हानि होने का निकटतम कारण क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज डिजाइंड टू प्रोवाइड कंपनसेशन ओनली फॉर सच लॉसेज एज आर कॉस्ड बाय द पेरिल्स विच आर स्टेटेड इन दी पॉलिसी। यानी कि बहुत सारी पॉलिसी होती हैं, सभी पॉलिसी में तकरीबन ये चीज़ मेंशन होती है कि किस चीज़ों से दुर्घटना होगी तो ही आपको जो है वहाँ पर आपको भरपाई होगी, कंपनसेशन मिलेगा, तभी आपको जो है वहाँ पर पैसा मिलेगा। इन केस ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ एनी मिसहैप द मोस्ट प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द मिसहैप शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर जो है सपोज करें कि किसी बिल्डिंग में आग लग गई, अब उस आग लगने की वजह से किसी दूसरे पर्सन को जो है नुकसान हुआ है तो वहाँ पर जो है उसको भरपाई मिलेगी। तो ये प्रॉक्सिमेट कॉज होता है। अब सपोज कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों की जो प्रॉपर्टी है, घर है, दोनों के आसपास से सेम जो है बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। अब जो है मिस्टर बी के घर में आग लग जाती है, उसके बाद जो है वहां पर तूफान आ जाता है। तूफान आने से जो है वो जो मिस्टर बी का जिसके घर पे आग लगी है उसका घर और गिर जाता है, उसकी वजह से मिस्टर ए के घर को नुकसान पहुंचता है। तो मिस्टर ए जो है अब वहां पर जो है फायर इंश्योरेंस के जरिए क्लेम करते हैं, तो वहां पर उनको जो है क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रूट कॉज है वो फायर है, लेकिन जो उनका दीवार गिरा वो क्यों गिरा? तूफान की वजह से, स्टॉर्म की वजह से, और स्टॉर्म की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो वहां पर आपको भरपाई नहीं मिलती है। क्लियर? तो ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है। अगर मिस्टर बी के घर में आग लगी और जो वहाँ की म्युनिसिपल है वो वहाँ पे आती है और जो है उनके घर को पूरी तरीके से डिमोलिश करती है और उस डिमोलिश में मिस्टर ए का घर गिर जाता है, तो उस केस में अगर मिस्टर ए ने फायर इंश्योरेंस लिया है तो वो जाके वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, उनको जो है वहाँ पर भरपाई मिलेगा, वहाँ पर जो है उनको कंपनसेशन मिलेगा। तो प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है किसी भी मिस हैपनिंग का, वो वहाँ पर देखा जाता है, और अगर वो मिस हैपनिंग जो मेंशन किया गया है वो इंश्योरेंस पॉलिसी में है और उसकी वजह से ही जो है वहाँ पर मिस हैपनिंग हुई है तो वहाँ पर जो है कंपनसेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पे दैट इज सब्रोगेशन। फिफ्थ प्रिंसिपल
सब्रोगेशन कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो है यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन है वो अपने राइट्स इंश्योरर को दे देता है जब कोई थर्ड पार्टी वहां पर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इट रिफर्स टू द राइट ऑफ द इंश्योरर टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ द इंश्योर्ड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एन अल्टरनेटिव सोर्स, यानी कि थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व। इसको एग्जांपल से समझते तो आप आसानी से समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ कार एक्सीडेंट, इफ मिस्टर ए गेट्स इंजर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट, यानी कि मिस्टर ए हैं उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो इंजर्ड हो जाते हैं। क्लियर। अब वहां पर थर्ड पार्टी जो है वो फाउंड गिल्टी, जो थर्ड पार्टी है जिसने एक्सीडेंट किया है, पता चलता है कि उसी की गलती थी, मिस्टर ए की कोई गलती नहीं थी। मिस्टर ए को चोट लग गई है, मिस्टर ए का कार का नुकसान हो गया, लेकिन जो गलती थी वो थर्ड पार्टी की थी। तो अब यहां पर जो क्या होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है जिससे मिस्टर ए ने इंश्योरेंस ले रखा था, वो जो इंश्योरेंस कंपनी वो मिस्टर ए को तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के तहत जो उनको कंपनसेट करेगी जो भी लॉस हुआ है। उसके साथ साथ जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको ये राइट्स मिल जाता है कि अब वो जो है थर्ड पार्टी जिसने एक्सीडेंट किया था, जिसकी वजह से मिस्टर ए को नुकसान पहुंचा है, उसके ऊपर जो है वो केस कर सकती है और उनसे जो है वो क्लेम कर सकती है, वो अमाउंट रिकवर कर सकती है। आपने देखा होगा अक्सर कि बाइक में या फिर कार में हमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है। ये इसीलिए जरूरी होता है कि कहीं आपकी गाड़ी से अगर कुछ नुकसान हुआ तो आपको क्लेम मिले ना मिले, लेकिन आपकी वजह से जो दूसरे को नुकसान हुआ है उसको क्लेम जरूर मिलना चाहिए। तो सब्रोगेशन ही होता है कि अगर थर्ड पार्टी की वजह से मिस्टर ए को नुकसान हुआ है तो मिस्टर ए ने जिससे इंश्योरेंस लिया है वो कंपनी जो मिस्टर ए को भरपाई करेगी और वही इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी से जाके क्लेम करेगी मिस्टर ए के बिहाफ से। क्लियर। तो दैट इज सब्रोगेशन। नेक्स्ट जो है सिक्स्थ प्रिंसिपल, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का केस तब आता है जब किसी पर्सन ने एक से ज्यादा कंपनी से सेम चीज के लिए इंश्योरेंस ले रखा हो। कॉन्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल अप्लाइज व्हेन द इंश्योर्ड टेक्स मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर। हमने जो है 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी है तो 10 लाख की प्रॉपर्टी के लिए 4 लाख का इंश्योरेंस मिस्टर ए कंपनी से लिया है और 6 लाख का इंश्योरेंस किसी दूसरी कंपनी से लिया है, तो वो चीज वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एज पर दिस प्रिंसिपल इट इज द राइट ऑफ एन इंश्योरर हु हैज पेड क्लेम अंडर एन इंश्योरेंस टू कॉल अपॉन अदर लायबल इंश्योरर्स टू कंट्रीब्यूट फॉर द लॉस ऑफ पेमेंट। यानी कि 10 लाख का प्रॉपर्टी है, 6 लाख का एक कंपनी से लिया, 4 लाख का एक कंपनी से लिया और जो है प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, सपोज करिए कि 5 लाख का, तो 5 लाख का जब नुकसान पहुंचता है तो जो कंपनी ए थी जिससे 6 लाख का इंश्योरेंस लिया था वो कंपनी 5 लाख का कंपनसेशन जो है प्रॉपर्टी ओनर को दे देगी। लेकिन जो कंपनी ए है वो क्या करेगी, कंपनी बी से भी जो है सेम प्रपोर्शन में जो है वहां से उससे जो है कॉन्ट्रीब्यूशन लेगी उस अमाउंट के लिए, क्योंकि कंपनी बी से भी जो है वहां पर इंश्योरेंस लिया गया है। तो पूरा का पूरा 5 लाख तो कंपनी ए दे देगी प्रॉपर्टी ओनर को, लेकिन 5 लाख का कुछ जो कंपनी बी का होगा वो कंपनी ए उससे ले लेगी। क्लियर। तो द इंश्योर्ड कैन नॉट मेक प्रॉफिट बाय क्लेमिंग द लॉस ऑफ वन सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम डिफरेंट पॉलिसीज और कंपनीज। तो यहां पर ध्यान वाली बात यह है कि जो प्रॉपर्टी ओनर है वो यहां पर ये नहीं कर सकता है कि जो कंपनी ए है उससे भी क्लेम कर ले और कंपनी बी से भी क्लेम कर ले। नहीं, आपको उतना ही क्लेम मिलेगा जितने का नुकसान हुआ है, चाहे वो एक ही कंपनी से मिल जाए चाहे दोनों कंपनी को मिलाकर मिलेगा, लेकिन मिलेगा उतना ही जितने का नुकसान हुआ है। क्लियर। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप सोचो कि 6 लाख का नुकसान हुआ है तो 6 लाख में कंपनी ए से भी ले लूं, कंपनी बी से भी 6 लाख ले लूं। नहीं, आपको टोटल ही 6 लाख मिलेगा, चाहे वो 3 लाख कंपनी ए दे, कंपनी बी दे, या फिर पूरा का पूरा 6 लाख कंपनी ए दे दे कंट्रीब्यूशन। अब एग्जांपल देखिए, ए प्रॉपर्टी वर्थ ₹6 लाख इज इंश्योर्ड विद अ कंपनी ए फॉर ₹3 लाख एंड इट विद कंपनी बी फॉर ₹3 लाख। तो एक 6 लाख की प्रॉपर्टी है जिसके लिए इंश्योरेंस दो कंपनी से लिया गया है, कंपनी ए से 3 लाख का इंश्योरेंस लिया गया और कंपनी बी से 3 लाख का इंश्योरेंस लिया गया। दोनों कंपनी है, दोनों से 3-3 लाख का इंश्योरेंस लिया गया है। द ऑनर इन केस ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ 3 लाख कैन क्लेम द अमाउंट फुल फ्रॉम कंपनी ए। यानी कि अगर 3 लाख का जो है कहीं पर जो है नुकसान होता है, डैमेज होता है प्रॉपर्टी ओनर को, तो उस केस में जो है वो कंपनी ए से 3 लाख का पूरा वहां पर कंपनसेशन ले सकता है, बट देन ही कैन नॉट क्लेम एनी अमाउंट फ्रॉम कंपनी बी। क्लियर। तो यहां पर 3 लाख का कंपनसेशन कंपनी से आपने ले लिया, तो अब जो है आप कंपनी बी के पास जाके 3 लाख का कंपनसेशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको नुकसान कितने का हुआ है, 3 ही लाख का हुआ है। तो आपको एक कंपनी से मिल गया तो दूसरे कंपनी से आप जाके 3 लाख नहीं मांग सकते हो। अब जो कंपनी ए है उसके पास ये राइट होता है कि वो जो है सेम प्रपोर्शन अमाउंट में कंपनी बी से जाके मांग ले, क्योंकि भाई कंपनी बी ने भी इंश्योरेंस दिया है तो कंपनी ए ही पूरा 3 लाख क्यों दे। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि कंपनी ए जो है कंपनी बी के पास जाकर 1.5 लाख रुपए का वहां पर कंपनी बी से मांग सकती है कंपनी ए। क्लियर। क्योंकि कंपनी बी का भी जो है उसमें पूरा हिस्सा था कि भाई 3 लाख का जो इंश्योरेंस वहां पर लिया गया है तो 3 लाख में 1.5 लाख कंपनी ए दे, 1.5 लाख कंपनी बी दे। तो अब कंपनी ए ने पूरा का पूरा 3 लाख प्रॉपर्टी ओनर को दे दिया है, तो इस केस में कंपनी बी 1.5 लाख रुपए कंपनी ए को दे देगी। तो कॉन्ट्रीब्यूशन, दो कंपनी है, दोनों को कॉन्ट्रीब्यूशन करके जो है प्रॉपर्टी ओनर को वहां पर कंपनसेट करना होगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन तभी अप्लाई होता है जब वहां पर एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी लिया गया हो सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए।
वहीं पर जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, सेवंथ प्रिंसिपल, दैट इज मिटिगेशन, यानी कि कम करना। प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन भी कहा जाता है। सपोज कि किसी के घर में आग लग जाती है, तो अब वहाँ के उस ऑनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि जितना सामान बचाया जा सके उसको बचा ले, यानी कि उसको लॉस को, डैमेज को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कहता है। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। ये जो है इंश्योर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोशिश करे, रीजनेबल स्टेप्स ले कि जिससे जो भी डैमेज हो रहा है वो कम से कम डैमेज हो, कम से कम लॉस हो जो प्रॉपर्टी है। सपोज गुड्स केप्ट इन अ स्टोर हाउस कैच फायर, देन द ऑनर ऑफ द गुड्स शुड ट्राई टू रिकवर द गुड्स एंड सेव देम फ्रॉम फायर टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज। कहीं पे प्रॉपर्टी पे आग लग गई, उसका आपने इंश्योरेंस लिखा था, तो आप खड़े खड़े देख नहीं सकते कि जल जाने दो, जल जाने दो, हमने तो इंश्योरेंस लिया नहीं। आप कोशिश करो कि जितनी बचा सकते हो उतना आप बचा लो। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। और ये जो है इंश्योर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है उसमें से जितना भी बचा सकते हैं वो बचाए, रीजनेबल स्टेप लेके। इफ रीजनेबल केयर इज नॉट टेकन लाइक एनी प्रूडेंट पर्सन, देन द क्लेम फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी में बी लॉस्ट। अगर यानी कि आपने रीजनेबल केयर नहीं लिया, रीजनेबल जो है आपने स्टेप्स नहीं लिए, तो उस केस में आप इंश्योरेंस के लिए क्लेम नहीं पा सकते हैं। आप सपोज कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कहती है कि आप कार इंश्योरेंस लेते हो, कार एक्सीडेंट होता है तो आपको जो वहाँ पर वो कंपनसेट करेंगे, लेकिन वहाँ पे क्लॉज होता है कि अगर आप खुद गाड़ी पी के चला रहे हो, आप ड्रिंक कर ले हो, ड्रिंक करने के बाद जो है गाड़ी चला रहे हो और तब एक्सीडेंट होता है, तो गलती किसकी थी? आपकी थी। आपने रीजनेबल स्टेप लिया ही नहीं, आपने रीजनेबल स्टेप लिया ही नहीं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप गाड़ी चला रहे हो तो आप जो है होशो हवास में चलाओ, आप ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाओ। आपने ड्रिंक करके गाड़ी चलाई, गलती आपकी थी, आपने मिटिगेशन वाला प्रिंसिपल ब्रेक किया और इस केस में फिर आपको जो वहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल सकता है। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन होता है। क्लियर? तो यहाँ पर टोटल 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस होते हैं और इन सभी 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, चाहे वो इंश्योर्ड हो, चाहे वो इंश्योरर हो, यानी कि चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पॉलिसी होल्डर हो। कौन कौन से? अटमोस्ट गुड फेथ, प्रॉक्सिमेट कॉज, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लॉस मिनिमाइजेशन। तो यहाँ पर भी क्या सिचुएशन है कि मिस्टर ए ने 2 इंश्योरेंस कंपनी से जो है इंश्योरेंस करवा रखा है, एचडीएफसी से, बजाज एलियांज से। अब वो चाहे पूरा का पूरा लॉस किसी एक इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं, चाहे फिर आधा आधा करके जो है दोनों कंपनी से ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो इंश्योर्ड है उसके लॉस को कवर करने के लिए जो बैंक्स हैं वो चाहे अकेला खुद जो है पेमेंट करके आधा दूसरे से ले ले, या फिर जो है दोनों बैंक आधा आधा दे दें। क्लियर? तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डिस्टिंग्विशेस एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बीमा अनुबंध को सट्टेबाजी अनुबंध से अलग करता है? देखिए, वैगरिंग का मतलब होता है दांव लगाना। क्लियर? सट्टेबाजी करना। तो देखिए वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो यहाँ पर 2 पार्टीज होती हैं जो कि एग्रीमेंट करती हैं किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे, यानी कि पता नहीं है कि क्या होगा, उस अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे जो है वो दांव लगाते हैं, पैसा दांव पे लगाते हैं। क्लियर? सपोज कि एक ने कहा कि इंडिया जीतेगी, एक ने कहा कि पाकिस्तान जीतेगी। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, एक ने दांव लगाया कि इंडिया जीतेगी और एक ने लगाया दांव किस पे? पाकिस्तान जीतेगी। अगर इंडिया जीतती है तो जिसने इंडिया पे दांव लगाया था वो पूरा पैसा लेके चला जाएगा। वहीं पर अगर पाकिस्तान जीतता है तो फिर जिसने पाकिस्तान पे दांव लगाया था वो पूरा पैसा लेकर चला जाएगा। क्लियर? तो ये होता है वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर जो है किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे 2 पार्टी पैसा दांव पे लगाती हैं और जो जीतता है वो पूरा पैसा लेकर चला जाता है। लेकिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो पॉलिसी होल्डर होता है वो अपने किसी फाइनेंशियल लॉस को इंश्योर करने के लिए, कवर करने के लिए जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेता है, और इंश्योरेंस कंपनी जो पॉलिसी होल्डर है उसका अगर कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसको पेमेंट करती है, उसके लिए जो है वो भरपाई करती है, और उसके बदले जो पॉलिसी होल्डर होता है वो प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को। क्लियर? तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। यहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, यानी कि जो इंश्योरेंस ले रहा है उसका कोई ना कोई प्रॉपर्टी है जिसका लॉस हो सकता है, उसका उससे मॉनेटरी लॉस हो सकता है, उसका उसके इमोशनल लॉस हो सकता है, उसके लिए जो है वो इंश्योरेंस लेता है। तो यहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है जो कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट से डिफर करता है। क्लियर? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। वहां पर क्या था वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में कि कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था, बीमा योग्य हित नहीं था। भाई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, उसमें जीत भी सकता है, उसमें हार भी सकता है, उसमें जिन्होंने दांव लगाया है उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं वो जिस चीज के लिए भी इंश्योरेंस लेते हैं उसमें जो है उनका इंटरेस्ट होता है, या मॉनेटरी लॉस हो सकता है या फिर जो है उनका इमोशनल लॉस होता है। क्लियर? वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर 2 लिस्ट दिया गया है। लिस्ट 1 है टर्म एंड कंडीशन ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी, वहीं पर लिस्ट 2 है अंडरलाइन मीनिंग, यानी कि लिस्ट 1 में जो टर्म्स दिए गए हैं उनकी मीनिंग जो है लिस्ट 2 में दी गई है। तो आपको करेक्ट टर्म्स
को करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। क्लियर। तो लिस्ट 1 में जो पहला है ए है नॉमिनेशन, वहीं पर बी है इंडेमनिटी, वहीं पर सी है असाइनमेंट और डी है गारंटी। नॉमिनेशन मतलब नामांकन, इंडेमनिटी मतलब क्षतिपूर्ति, और लिस्ट 2 में जो है बताया गया है कि क्या मीनिंग है इन टर्म्स के, तो आपको करेक्ट टर्म की करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। क्लियर। तो देखिए सबसे पहला क्या है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई जो पर्सन है वो इंश्योरेंस ले रहा है और इंश्योरेंस के ड्यूरेशन में ही उसकी डेथ हो जाती है, तो इंश्योरेंस का बेनिफिट किसको मिलेगा, तो उसके लिए जो है वो क्या करता है नॉमिनेट करता है, नामांकन करता है अपने किसी रिलेटिव का। क्लियर। तो उसको कहते हैं नॉमिनेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा नॉमिनेशन के लिए, दैट इज ऑप्शन लिस्ट 2 का 3 देखिए, अपॉइंटिंग सम पर्सन टू रिसीव पॉलिसी बेनिफिट ओनली व्हेन द पॉलिसी हैज अ डेथ क्लेम। क्लियर। तो यानी कि अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है और उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, तो जिसको मिलेगा उसको अपॉइंट करना ही नॉमिनेशन कहलाता है। क्लियर। तो लिस्ट 1 का ए लिस्ट 2 का 3 से मैच करेगा। वहीं पर लिस्ट 1 का जो बी है इंडेमनिटी, इंडेमनिटी मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। क्लियर। क्षतिपूर्ति यानी कि किसी को लॉस हो गया तो उसकी लॉस को भरपाई करना। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, यही तो करती है, वो इंडेमनिफाई करती है। जिसने इंश्योरेंस ले रखा है उसको अगर कोई लॉस होता है तो उसकी लॉस को भरपाई कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी करता है। तो इंडेमनिटी का करेक्ट मीनिंग कौन होगा, तो लिस्ट 2 का जो आप 4 देख रहे हैं, द इंश्योरर अंडरटेक्स टू मेक्स गुड द एक्चुअल लॉस सफर्ड, यानी बीमा करता वास्तविक नुकसान की भरपाई करने का वचन देता है। पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि अगर आपने जिस चीज़ के लिए इंश्योरेंस लिया है उससे आपको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। क्लियर। तो दैट इज इंडेमनिटी। तो बी का लिस्ट 2 से 4 से मैच करेगा, लिस्ट 2 के 4 से मैच करेगा। वहीं पर सी है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि आप किसी और को कोई टास्क दे देते हैं, कोई राइट दे देते हैं, कोई टाइटल दे देते हैं। क्लियर। तो असाइनमेंट, तो लिस्ट 2 के 2 को देखिए, ट्रांसफर ऑफ राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी टू सम पर्सन। तो जब कोई पर्सन किसी दूसरे को अपने राइट्स, अपने टाइटल, अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर देता है तो उसको हम कहते हैं असाइनमेंट। तो लिस्ट 1 का जो सी है वो किससे मैच करेगा, लिस्ट 2 के 2 से। वहीं पर आप जो है लिस्ट 1 का डी है गारंटी, तो लिस्ट 2 के 1 से मैच करेगा। गारंटी देखिए जब कोई लोन लेने जाता है, क्लियर, तो वहां पर क्या होता है कि किसी गारंटर को अपने साथ लेके जाना पड़ता है, कि आप अगर किसी दूसरे से पैसा उधार लेने जा रहे हो तो आपको किसी गारंटर को भी साथ में लेके जाना होगा, जो इस चीज को श्योर करेगा कि हाँ अगर वो पैसा नहीं चुका पाएगा तो वो पैसा देगा। अगर जिसने उधार लिया है वो पैसा ना चुका पाए तो जिसने गारंटी ली है, जिसने सिक्योरिटी दी है, वो पैसा चुकाएगा। क्लियर। तो इट इन्वॉल्व्स 3 पार्टीज। गारंटी में 3 पार्टीज होते हैं, डेप्टर, क्रेडिटर, सिक्योरिटी। जो उधार ले रहा है, जो उधार दे रहा है, और जो गारंटी दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है। क्लियर। तो लिस्ट 1 का डी जो है वो लिस्ट 2 के 1 से मैच करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।